हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और हम आज क्लास दोस्तों 8 द्वारा ले रहे हैं। क्लास नंबर 8 जो है आज हम द्वारा ले रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि 250 गोल्डन फैक्ट की हमने जो प्रीवियस क्लास नंबर 8 ली थी उसमें वॉइस से रिलेटेड इशू था, इसीलिए हम इसको वापस से ले रहे हैं और इसे हम रीअपलोड कर रहे हैं। ठीक है, पुरानी जो क्लास है उसे हमने हटा दी है और उसकी जगह ये नई क्लास को हम यहाँ पर ले रहे हैं वापस से। क्लियर है? तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। क्लास नंबर 8 आज हम पढ़ने वाले माइंड्स एक्ट। क्लास नंबर 8 में माइंस एक्ट हम पढ़ने वाले हैं। माइंस एक्ट के बाद आपकी क्लास नंबर 9 होगी जिसमें दो एक्ट पढ़े जाएंगे। क्लास नंबर 10 होगी जिसमें अगेन दो एक्ट पढ़े जाएंगे और आपके ओल्ड एक्ट यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। ओल्ड एक्ट का सुपड़ा यहाँ पर साफ हो जाएगा। उसके बाद 4 और क्लास आपको मिलेंगी जिसमें एक एक कोड को हम कंप्लीट करेंगे, तो 4 क्लासेस में 4 कोड हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। वेल, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं माइंस एक्ट के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइंस एक्ट में जो पहला फैक्ट है वो आता है कि माइंस किसको बताया गया है माइंस एक्ट में। तो देखो, माइंस एक्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 इन 8 चीज़ों को माइन बताया गया है। इसमें बोरिंग्स, बोरहोल्स, ऑयल वेल्स, एसेसरी क्रूड कंडीशनिंग प्लांट्स, ठीक है, मिनरल ऑयल प्लांट्स, ये सभी के सभी ऑयल फील्ड, इन सभी को माइंस की कैटेगरी में रखा गया है। ऑल शाफ्ट इन एडजेसेंट टू द बिलोंगिंग टू माइन, यानी माइन से जुड़ी हुई सारी की सारी शाफ्ट में काम करने वाले लोग, ठीक है, चाहे वो शंख हो या ना हो। इसके अलावा इंक्लाइंट प्लेन में काम करने वाले लोग, ओपन कास्ट वर्किंग में काम करने वाले लोग, एरियल रूफ बेस में काम करने वाले लोग, ऑल एडेट्स, लेवल्स, प्लेन्स, मशीनरीज, वर्क, रेलवे, ट्रैमवेज एक्सेट्रा जो कि माइन से बिलोंग करती है वहाँ पर काम करने वाले लोग, ये सभी के सभी लोग जो हैं वो माइन में काम करने वाले लोगों की कैटेगरी में आते हैं और उनको वो सारे के सारे बेनिफिट मिलते हैं। याद रखना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ऑनर की। ऑनर कौन होगा, ये डेफिनेशन क्यों है, ये फैक्ट क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि जब माइन से रिलेटेड किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी होती है ना, तो वो ऑनर की करी जाएगी। ठीक है, इसीलिए ऑनर को डिफाइन करना जरूरी है। तो ऑनर किसे माना जाएगा? तो कोई भी इमीडिएट प्रोपराइटर, लीजी यानी जिसके पास लीज हो या जिसने ऑक्यूपाई करके रखा है उस परमाइसिस को जिसमें माइन है, ये 3 कैटेगरी के लोग ऑनर कहलाएंगे। बट वो लोग जिन्हें इस माइन से किसी तरह की रॉयल्टी मिलती है, किसी तरह का रेंट मिलता है या किसी तरह का फाइन मिलता है, वो लोग नहीं कहलाएंगे ऑनर। तो कौन कहलाएंगे कौन नहीं कहलाएंगे ये तुम्हें याद रखना है, जरूरी है। इसके बाद क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर वर्ड हमें याद रखना है, ये कीवर्ड है इस एक्ट का। ठीक है, कीवर्ड है इस एक्ट का। मैंने आपको बताया हर एक एक्ट के अपने कीवर्ड होते हैं, तो वो कीवर्ड आपको याद रखने हैं। क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम माइंस की केसेस में आगे देखेंगे कुछ चीज़ों का डिसीजन करना होता है, ठीक है, तो वहाँ पर मेडिकल प्रैक्टिशनर काम में आता है। अब बात आती है रिपोर्टेबल इंजरी, मतलब ऐसी कौन सी इंजरी होगी जिसे रिपोर्टेबल इंजरी कहा जाएगा। तो देखो, एक सीरियसली बॉडीली इंजरी के अलावा जो भी इंजरी होंगी जिसमें एक व्यक्ति 72 घंटे तक वर्क प्लेस पर नहीं आ सकता, यानी कि 3 दिन तक वर्क प्लेस पर नहीं आ सकता, यहाँ पर घंटे लिखे हो या 3 डेज लिखो, समझना है। तो एक ऐसी इंजरी, सीरियस बॉडीली इंजरी के अलावा एक ऐसी इंजरी जिसकी वजह से कोई व्यक्ति 3 दिनों तक काम पर ना आ पाए, 72 घंटे तक काम पर ना आ पाए, तो उस इंजरी को हम रिपोर्टेबल इंजरी कहेंगे। अब सर सीरियस बॉडीली इंजरी किसे कहते हैं? तो एक ऐसी इंजरी जिसकी वजह से किसी कर्मचारी को परमानेंटली लॉस करना पड़े अपना कोई भी बॉडी पार्ट या बॉडी का कोई भी एक सेक्शन। फॉर एग्जांपल किसी की उंगली कट हो जाए, किसी का हाथ कट हो जाए, पैर कट हो जाए, तो इस तरह की इंजरी को हम सीरियस बॉडीली इंजरी में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2 कैटेगरी हमें जानना बहुत जरूरी है, एक बिलो ग्राउंड और एक अबव ग्राउंड। देखो, जब हम माइंस की बात करते हैं ना तो 2 तरह के वर्कर्स होते हैं, ओवरऑल 2 तरह के वर्कर्स होते हैं। जो माइंस में काम करते हैं वो ब्लो ग्राउंड काम कर रहे हैं और अदर देन दैट अबव ग्राउंड काम करते हैं। तो ब्लो ग्राउंड किसको माना जाएगा, मतलब किन वर्कर्स को माना जाएगा कि वो ब्लो ग्राउंड है? तो पहली चीज, कोई भी ऐसी चीज जो शंक केस में हो या फिर एक्सकवेशन का जो केस हो, सुपर एडजेसेंट ग्राउंड के ब्लो चला जाए, नीचे चला जाए, तो उसे क्या माना जाएगा? ब्लो ग्राउंड। इसके अलावा सभी के सभी जो है अबव ग्राउंड माने जाएंगे, इंक्लूडिंग ओपन कास्ट वर्किंग। ओपन कास्ट वर्किंग वो होती है कि मान लो ये लैंड है पूरा, ठीक है, अब इसमें हमने यहाँ पर खुदाई करी तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, ऐसा, ठीक है, ये खुदाई वाली जगह है, तो इसको हम ओपन कास्ट वर्किंग बोलते हैं, जो ऊपर से ओपन है। ठीक है, चलिए, इसको माइंस के केस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब बात आती है एक्ट नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मैं बोलूँ, देखो 250 गोल्डन फैक्ट सारे इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हमने
इतने बड़े बड़े एक्ट से छांट कर इनको निकाला है, दैट इज वाई डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन 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 इनमें से भी यदि मैं किसी में इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं तो वो तो भाई तुम्हें आंख बंद करके पढ़ना है। यदि मुझसे कोई बोलेगा या आप मुझसे पूछेगी सर माइंस एक्ट में से सबसे पहला क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी कहां से है, तो वो इसी स्लाइड से। ठीक है, तो ये तुम्हें समझना है, ध्यान से समझो कि एनी माइन, अब देखो कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता है, तो दो केसेस में अप्लाई नहीं होता है, ए और बी। तो ए केस के अंदर भी कुछ कंडीशन है, बी केस के अंदर भी कुछ कंडीशन है। तो ए केस बोलता है कि जहां पर एक्सकवेशन हो रहा है यानी खुदाई हो रही है वो प्रोस्पेक्टिंग पर्पज से हो रही है, किसी तरह के मिनरल्स को ऑब्टेन करने के लिए नहीं हो रही। जनरली खुदाई किस लिए होती है कि भाई वहां से हमें खनिज निकालने हैं, मिनरल्स निकालने हैं, मेटल्स निकालने हैं। लेकिन यदि आपने सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए खुदाई कर रहे हैं और उसमें तीन कंडीशन हैं कि यदि उस ये जो खुदाई हो रही है, एक्सकवेशन हो रहा है जो कि प्रोस्पेक्टिंग पर्पस अकेले से हो रहा है, वहां पर 20 या 20 से कम लोग काम कर रहे हैं, जो खुदाई करी जा रही है वो 6 मीटर है या इससे कम है, या फिर यदि कोल के केस की बात करें तो वो 15 मीटर है या 15 मीटर से कम है। मतलब जो खुदाई करी जा रही है उसकी गहराई नॉर्मल केस में 6 मीटर या इससे कम हो, कोल के केस में 15 मीटर या उससे कम हो, और किसी भी सुपर एडजेसेंट ग्राउंड जो है एक्सकवेशन में वो एक्सटेंड नहीं हो रहा उसके नीचे। तो इन तीन केसेस में ये जो ए केस होगा यहाँ पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। मतलब यदि आप एक्सकवेशन कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं प्रोस्पेक्टिंग पर्पस अकेले से, और 20 लोगों से कम लोग हैं आपके पास, 6 मीटर से कम आप खुदाई कर रहे हैं या 15 मीटर से कम आप खुदाई कर रहे हैं कोल के केस में, तो कंग्रेचुलेशन, एक्ट आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, एक्ट के बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे या एक्ट की जो लिमिटेशन है वो उधर नहीं लगेंगे। वहीं हम बात करें केस बी की, अब मान लो जो लोग खुदाई कर रहे हैं वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कंकर है, मुरम है, लेटराइट है, बाउल्डर्स है, ग्रेवाल्स हैं, है ना, एक्सेट्रा। तो इन चीज़ों को यदि आप एक्सट्रैक्ट भी कर रहे हो तो उस केस में भी कंडीशन है। पहली कंडीशन है, ये इसको भूल जाओ सुपर एडजेसेंट वाले को, ये कंडीशन याद रखो, 6 मीटर से कम खुदाई है और 50 लोगों से कम काम कर रहे हैं और एक्सप्लोसिव का यूज नहीं हो रहा है। यदि ये तीन कंडीशन मीट नहीं कर रही हैं बी केस में तो फिर वहां पर भी एक्ट अप्लाई नहीं होगा। यदि 6 से ऊपर है, 50 से ज्यादा लोग हैं और एक्सप्लोसिव यूज हो रहे हैं तो फिर एक्ट अप्लाई होगा, अदरवाइज एक्ट अप्लाई नहीं होगा। आई गेस सभी को ये चीज भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, पावर्स ऑफ स्पेशल ऑफिसर टू एंटर मेजर परमाइसिस। क्या बोला गया है कि कोई भी स्पेशल ऑफिसर है, स्पेशल ऑफिसर कौन हो सकता है, इंस्पेक्टर हो सकते हैं, चीफ इंस्पेक्टर हो सकते हैं या कोई और ऑफिसर हो सकते हैं जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करे। तो यदि किसी स्पेशल ऑफिसर को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा है तो वो जाकर किसी भी परमाइसिस में, माइन में एंटर कर सकता है, मेजरमेंट्स कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, बट उसे 3 दिन पहले नोटिस देना होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, हम सभी को पता है इस तरह के फैक्ट एग्जाम में आते हैं। सो 3 दिन पहले से नोटिस देना होगा। कितने दिन पहले? 3 दिन पहले नोटिस देना होगा। अब ऑर्डिनरी रेट्स ऑफ वेजेस, ठीक है, तो हर एक एक्ट में वेज की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द एक्ट्स में लगभग सेम है, बट कुछ एक एक्ट में थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंसेस होते हैं। जैसे हमने ईपीएफ एक्ट में देखा था कि बाकी सभी एक्ट में एचआरए वेज में इंक्लूड होता है, बट इन केस ऑफ ईपीएफ एक्ट वहां पर एचआरए जो है वो वेज में इंक्लूड नहीं होता। अब बात कर लेते हैं माइंस एक्ट में। तो माइंस एक्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा आपके वेज में? तो बेसिक वेजेस, डियरनेस अलाउंसेस, अंडरग्राउंड अलाउंसेस और कंपनसेशन कैश, ये चीजें इंक्लूड होंगी। बट इंक्लूड क्या नहीं होगा? तो यहाँ पर किसी भी तरह के बोनसेस, किसी भी तरह के कंपनसेशंस, किसी भी तरह की एमिनिटीज, किसी भी तरह की हाउसिंग, किसी भी तरह की सप्लाई ऑफ कोल्स, एजुकेशनल फैसिलिटीज, सिकनेस अलायंस, सप्लाई ऑफ केरोसिन ऑयल, ये कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे। यानी कि कल को जो ऑनर है, जो नियोक्ता है, जो एम्प्लॉयर है, वो ये नहीं कह सकता कि मैंने आपको ये एक्स वाई चीज़ें दी थी, मैंने आपको फ्री कोल दिया था, इसका मतलब आपको सैलरी मिल गई है, नहीं बोल सकता। ठीक है, चलो बात करते हैं कमेटी की। तो जो अलग अलग कमेटीज बनती हैं तो उस कमेटी में एक चेयरमैन होगा, ठीक है, एक ऐसा चेयरमैन होगा जो जो चेयरमैन होगा वो एक ऐसा व्यक्ति होगा जो कि सर्विस में होगा गवर्नमेंट की, पर वो चीफ इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर नहीं होगा। मतलब जो कमेटी बनेगी उस कमेटी का चेयरपर्सन इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर नहीं हो सकते, बट इट विल बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयड पर्सन।
बट मेंबर्स के केस में बात करें तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइन इसके मेंबर होंगे, 2 लोग होंगे जो माइनर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, 2 लोग होंगे जो ऑनर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। माइनर से मतलब यहाँ पर है वर्कर्स से, और ऑनर्स से तो हम सभी जानते हैं जिन्होंने माइंस को लिया हुआ है, और 2 क्वालिफाइड इंजीनियर्स होंगे, माइनिंग इंजीनियर्स होंगे। ठीक है, तो ये लोग कमेटी में होंगे। अब बात करते हैं फर्स्ट एड रूम की। तो किसी भी माइन में जहाँ पर 150 से ज़्यादा वर्कर्स होंगे वहाँ पर फर्स्ट एड रूम होना कंपलसरी है। ठीक है, तो होना तो चाहिए भाई 50 केस में भी, क्योंकि 50 लोग क्या लोग नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो भाई 50 लोगों में भी फर्स्ट एड रूम होना चाहिए। बट फिर वही बात कि भाई दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, तो आपको याद रखना है 150 से ज़्यादा यदि एम्प्लॉयज़ हैं तो वहाँ पर फर्स्ट एड रूम होना कंपलसरी है। अपील बाय ऑनर और एजेंट। देखो ऑनर और एजेंट कब अपील करेगा, मान लो कोई भी डिसीजन वर्कर्स के फेवर में आता है, कोई भी एक्ट वर्कर्स के फेवर में आता है, ऑनर को लगता है कि नहीं ये चीज़ गलत हो रही है, इससे हमारा शोषण होगा, इससे हमारा क्या होगा, शोषण होगा, तो इन दैट केस क्या होगा, 10 दिन के अंदर जब आपको नोटिस मिला है उस नोटिस के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्शन बाय ऑनर्स और एजेंट। देखो अपील अलग है, ऑब्जेक्शन अलग है। तो यदि उन्हें अपील करना है तो भाई आप 10 दिन के अंदर कर सकते हैं नोटिस मिलने के, और यदि आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है तो आप 20 दिन के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, 20 मंथ में इसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो इंक्वायर करके सुलझाया भी जाएगा। ठीक है, तो ये जो फैक्ट है ना, ये ज़रूरी फैक्ट है, याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोटिस टू बी गिवन ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट का नोटिस जो है वो दिया जाना चाहिए। तो कभी भी किसी भी तरह का एक्सीडेंट यदि माइन में होता है तो ऑनर को, एजेंट को या मैनेजर को, जिसे भी अपॉइंट किया गया है, उसको इस ऑकरेंस का जो है वो नोटिस देना होगा। अब किस किस केस में नोटिस देना होगा, मान लो किस एक्सीडेंट को डिफाइन करा जाएगा कि इसका हमें नोटिस देना है, इसका नहीं देना है। तो देखो यदि कोई एक्सीडेंट हुआ और उसमें लॉस ऑफ लाइफ होता है या सीरियस बॉडीली इंजरी होती है, यानी किसी वर्कर की जान चली जाती है या एक ऐसी इंजरी होती है जिसकी वजह से उसको अपना कोई बॉडी पार्ट खोना पड़ता है, तो ऐसे एक्सीडेंट का नोटिस दिया जाना चाहिए। एन एक्सप्लोजन, इग्निशन, स्पॉन्टेनियस हीटिंग, आउटब्रेक ऑफ फायर, यानी कि कोई एक्सप्लोजन होता है, धमाका हो गया, ठीक है, डायनामाइट फट गया। इग्निशन यानी कि स्पार्किंग हो जाती है, आगजनी हो जाती है। स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो जाती है, मतलब बहुत गर्म हो जाता है वातावरण किसी भी आउटब्रेक की वजह से, किसी भी आग की वजह से, किसी भी धमाके की वजह से। तो आउटब्रेक ऑफ फायर, एकदम से धधक के आग लग जाना। तो इग्निशन मतलब आग का शुरू होना, और आउटब्रेक ऑफ फायर का मतलब होता है एकदम धधक के एकदम से आग लग जाना। क्लियर। इसके बाद बारी आती है इन्फ्लेक्स ऑफ इनफ्लेमेबल और नॉक्सियस गैसेस, यानी कि हम सभी ने बचपन में पढ़ा था कि जो कोल माइंस होती थी ना, वहाँ पर मीथेन गैस रिलीज होती थी, और फिर वहाँ पर लैंप की जगह पर हमने जो दूसरे ऑप्शन है वो ढूंढे थे, इस चीज़ को हमने पढ़ा था। तो यदि उसी तरह की गैसेस इन्फ्लक्स होती हैं तो उसकी, इस कंडीशन का भी, इस एक्सीडेंट का भी नोटिस दिया जाएगा। इसके अलावा ब्रेकरेज ऑफ रोप्स, यानी कि रोप, चेन्स और गियर टूट जाए और उससे कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका भी नोटिस देना होगा। और यदि केजेस टूट जाती, ओवर वाइंडिंग हो जाती, तो उनका भी नोटिस देना होगा। अब इस चीज़ का नोटिस 15 दिन तक बोर्ड पर होना चाहिए। ठीक है, तो नोटिस वर्कर्स को भी दिया जाएगा और नोटिस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, चीफ इंस्पेक्टर और कमेटी को भी दिया जाएगा। और इस नोटिस को वर्कर्स के लिए 15 दिन बोर्ड पर रखा जाएगा। और इंक्वायरी ऑफ एक्सीडेंट, और जो भी एक्सीडेंट हुआ इसकी इंक्वायरी 2 महीने के अंदर होगी। ठीक है, कितने महीने के अंदर होगी, 2 महीने के अंदर इसकी इंक्वायरी होगी। आगे बढ़ते हैं। वीकली डे ऑफ रेस्ट, वीकली डे ऑफ रेस्ट, तो फिर वही कहानी, इसको तो हम बार बार पढ़ चुके हैं कि हर 6 दिन काम करने के बाद 1 दिन का रेस्ट मिलेगा। ये तो हम सभी को नॉर्मली पता है कि हम भाई मंडे से सैटरडे वर्क करते हैं, संडे को हमें लीव मिलती है। ठीक है, कई जगहों पर सैटरडे संडे की भी मिलती है, बहरहाल वो स्पेशल केसेस जो नॉर्मल सिनेरियो के यहाँ पर हम बात करें। इसके बाद कंपिटेंसी डे ऑफ रेस्ट विद इन 2 मंथ इमीजिएटली। कहने का मतलब ये है कि देखो होता क्या है जनरली कि भाई आपको 1 दिन का रेस्ट तो हर वीक देना है, यानी कि आपने मंडे से सैटरडे तक काम कराया, अब आप संडे को क्या करेंगे, रेस्ट देंगे उसे। अब होता क्या है जनरली, या कोई केस हो जाता है कि भाई किसी वर्कर को संडे को भी काम करना पड़ा, तो फिर कंडीशन ये है कि जिस संडे को आपने काम कराया, यानी कि उसका रेस्ट डे के तौर पर उससे काम करा लिया है, तो उसके उस दिन से जब तक 2 महीने हो, यानी कि 2 महीने का टाइम पास हो,
उससे पहले उसको एक रेस्ट डे आपको देना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री, उसको एक रेस्ट डे कॉम्प्लीमेंट्री देना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये नहीं कि उसके आगे आने वाले संडेज में से एक छुट्टी दे दी, तो नहीं, उन संडेज के अलावा भी एक और छुट्टी आपको देनी पड़ेगी जिस छुट्टी पर आपने यहाँ पर उससे काम करा लिया है। क्लियर? बढ़िया। नो पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन माइंस इफ ही हैज ऑलरेडी बीन वर्किंग इन एनी अदर माइन विद इन प्रीसीडिंग 12 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं भाई साहब? ठीक है, यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज़ कहना चाह रहे हैं भाई साहब कि यदि पिछले 12 घंटे में किसी भी वर्कर ने किसी भी दूसरी माइन में काम करके रखा है ऑलरेडी, तो फिर भाई वो किसी माइन में और काम आगे नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब किसी भी 12 घंटे में किसी भी एक माइन में काम कर सकता है कोई भी व्यक्ति, मतलब डबल शिफ्ट नहीं कर सकता। इसको यदि मैं और सिंपल भाषा में आप तक पहुँचाना चाहूँ, आपको समझाना चाहूँ तो, ठीक है, यदि इस चीज़ को मैं और सिंपल भाषा में आप सभी तक पहुंचाना चाहूँ, आप सभी को समझाना चाहूँ, तो उसका मतलब यही निकलता है कि भाई 12 महीने के समय पीरियड में, 12 महीने के टाइम फ्रेम, सॉरी 12 घंटे के टाइम फ्रेम में एक वर्कर एक ही माइन में या एक ही बार काम कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक यदि सभी बच्चों को समझ आ गया तो एक बार मुझे लाइव चैट के थ्रू बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, पावर टू रिक्वायर मेडिकल एग्जामिनेशन। अब मेडिकल एग्जामिनेशन किसका होगा? तो कोई भी ऐसा वर्कर जिसकी उम्र 16 साल से कम है उसका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो एक्चुअल मेडिकल एग्जामिनेशन यही प्रूव करेगा कि उसकी उम्र 16 साल से कम है। ठीक है, इसको एग्जामिन कौन करेगा? तो सर्टिफाइड सर्जन करेगा, जिसको हम ऑलरेडी फैक्ट्रीज एक्ट में पढ़ चुके हैं। लीव डिफाइंड, लीव डिफाइन करी गई है कि भाई वीकली डेज का जो रेस्ट होता है, वीकली डेज का जो रेस्ट होता है, इसके अलावा भी उसे हॉलीडेज मिलेंगे, फेस्टिवल लीव्स मिलेगी और अदर सिमिलर ओकेजन्स पर उसे लीव मिलती रहेगी। सिंपल सी बात यही इस एक्ट में करी गई है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं बढ़िया तरीके से ताकि हम समझ पाएँ। वीकली डे ऑफ रेस्ट मिलेगा, यानी कि हर 6 दिन काम करने के बाद एक दिन की छुट्टी मिलेगी। और यदि आपने छुट्टी वाले दिन उससे काम करा लिया है तो 2 महीने के अंदर, जिस दिन आपने उसका रेस्ट डे पर काम कराया है, वहाँ से 2 महीने के अंदर आपको उसको एक कॉम्प्लीमेंट्री रेस्ट डे देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा यदि 12 घंटे में काम करा है किसी वर्कर ने तो वो दूसरी माइन में काम नहीं कर सकता। 16 साल से कम उम्र के जो वर्कर्स होंगे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और इस मेडिकल एग्जामिनेशन को सर्टिफाइंग सर्जन करेंगे। ठीक है, वेल एंड गुड, आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है आवर्स ऑफ वर्क की अप ग्राउंड के लिए और आवर्स ऑफ वर्क की बिलो ग्राउंड के लिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो अबव ग्राउंड के केस में डेली आप 9 घंटे काम करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन 12 घंटे तक आप काम करा सकते हैं स्प्रेड ओवर में भी। स्प्रेड ओवर मतलब एक्स्ट्रा ओवर। वही हम वीकली बात करें तो आप 48 घंटे काम करा सकते हैं एक वीक में मैक्सिमम, और स्प्रेड ओवर के साथ आप 60 घंटे काम करा सकते हैं। ये वीकली है। अब ध्यान से समझो, ये जो 9 घंटे हैं या ये जो 12 घंटे हैं, ये सभी के सभी 30 मिनट इंक्लूड करके हैं, यानी कि 9 घंटे में 30 मिनट का रेस्ट भी इंक्लूड है और इस 12 घंटे में भी 30 मिनट का रेस्ट इंक्लूड है, और हर 5 घंटे में ये ब्रेक दिया जाएगा। दूसरी चीज, किसी भी कर्मचारी को 5 घंटे से ज़्यादा लगातार काम नहीं कराया जा सकता। इसका एक मतलब ये भी निकल के सामने आता है। क्लियर है? तो डेली 9 घंटे आप काम करा सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 12 घंटे आप काम करा सकते हैं स्प्रेड ओवर के साथ। वीकली आप 48 घंटे काम करा सकते हैं। मैक्सिमम 60 घंटे आप काम करा सकते हैं स्प्रेड ओवर के साथ। इसके अलावा एक और कंडीशन है कि यदि बहुत इमरजेंसी कंडीशन है तो स्प्रेड ओवर को 14 घंटे तक खींचा जा सकता है। लेकिन यदि 14 घंटे आपको काम कराना है तो चीफ इंस्पेक्टर से इसकी प्रायर परमिशन आपको लेनी पड़ेगी, यानी कि आपको 14 घंटे इससे ज़्यादा काम कराना है तो आपको चीफ इंस्पेक्टर से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ये अबव द ग्राउंड था। बिलो द ग्राउंड क्या है? जो ज़मीन के नीचे काम कर रहे हैं उनसे केवल और केवल 8 घंटे दिन में काम कराया जा सकता है, जिसमें 30 मिनट का इंटरवल भी इंक्लूड होगा, और 5 घंटे से ज़्यादा वो लगातार काम नहीं करेगा। ठीक है, गुड। स्प्रेड ओवर अलाउड है। ठीक है, 48 घंटे स्प्रेड ओवर अलाउड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एनुअल लीव विद वेजेस। एनुअल लीव विद वेजेस अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। यदि अबव ग्राउंड की हम बात करें तो हर 20 दिन में कर्मचारी को एक दिन की छुट्टी मिलेगी, हर 20 दिन में वर्कर को एक दिन की पेड लीव मिलेगी। और वहीं यदि हम बिलो ग्राउंड की बात करें तो हर 15 दिन काम करने के बाद, हर 15 दिन काम करने के बाद वर्कर को एक दिन की पेड लीव मिलेगी। ठीक है, तो एक बार फिर से समझो कि जो अबव ग्राउंड के सिनारियों में
जैसे ही 20 दिन कोई व्यक्ति काम कर लेगा तो उसे 1 दिन की पेड लीव मिलेगी, ठीक है। और बिलो ग्राउंड यदि 15 दिन काम कर लिया जाता है तो 1 दिन की पेड लीव के एलिजिबल हो जाते हैं, मिलती है। लेकिन यदि कोई भी लीव किसी भी वर्कर को लेनी है, कोई भी लीव किसी भी वर्कर को यदि लेनी है तो उसे 15 दिन पहले इस चीज़ के एप्लीकेशन जो है वो ऑनर को देनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट इन एडवांस इन सर्टेन केसेस इन 4+ डेज लीव। यानी कि कोई भी यदि वर्कर 4 या 4 दिन से ज़्यादा की लीव पर जाता है तो उसकी जो पेमेंट होगी वो एडवांस में करनी होगी। मतलब जनरली क्या होता है कि आप लीव पर चले गए, तो जब आप लीव से ज्वाइन करेंगे उसके बाद मंथ की जो सैलरी आएगी उसमें वो पैसा जुड़कर आता है। लेकिन माइन के केस में बोलता है कि यदि कोई वर्कर 4 या 4 दिन से ज़्यादा की लीव पर जाता है तो उसकी यदि वो लीव पेड लीव है, पेड लीव होनी चाहिए, तो उस पेड लीव का पैसा उसे एडवांस में दिया जाना चाहिए, ठीक है। वेल एंड गुड। चलो, तो यहाँ पर हमने इस एक्ट को जो है वो बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने इस एक्ट को बढ़िया तरीके से कंप्लीट जो है वो कर लिया। एक बार फटाफट से हम इसको जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस हमने इसके पढ़े हैं 5 मिनट में, फिर हम आज की क्लास को जो है वो ख़त्म करेंगे। आज की क्लास को जो हम ख़त्म करेंगे तो माइंस एक्ट 1952 में हमने देखा, डेफिनेशन देखी, ऑनर देखा, प्री क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर को देखा हमने। इसके बाद हमने रिपोर्टेबल इंजरी को देखा, इसके बाद सीरियसली बॉडीली इंजरी को देखा, ब्लो ग्राउंड अबव ग्राउंड की कंडीशन देखी, एक्ट कहाँ पर अप्लाई नहीं होता ये देखा, इंक्लूड और नॉट इंक्लूड्स को देखा हमने, कमिटीज़ को देखा, फर्स्ट एड रूम, अपील्स बाय ऑनर्स एजेंट देखा, ऑब्जेक्शन देखे, एट्सेट्रा। इसके बाद हमने नोटिस देखे एक्सीडेंट के, कहाँ पर और कब देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे सही बच्चों को चीज़ें जो है वो बढ़िया तरीके से समझ आ गई होगी। हैव अ ग्रेट डे दोस्तों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।